जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। सुधांशु जी ने कहा कि वायरस है, एकदम मानते हैं कि जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वायरस उसकी बात है, लेकिन पलता कहां पर है जब हम जो है देश का माहौल खराब होता है। देखिए, रेडिकलाइजेशन की जो आपने बात कही, यानी एक कट्टरपंथी जहनियत को पैदा करने की जो आपने बात कही है, इसका दो धर्मों से कोई लेना नहीं है। अजय कुमार, भारत में मान लीजिए आपके अनुसार हिंदुओं का प्रोवोकेशन है, तो ये बताइए श्रीलंका में कोलंबो में ईस्टर संडे के दिन चर्चों में धमाके हो जाते हैं, तो वहां लगता है ईसाइयों का प्रोवोकेशन है। और चाइना में सिचांग प्रोविंस में लगता है कम्युनिस्टों का प्रोवोकेशन है। तो चेचेरिया में लगता है रूसियों का प्रोवोकेशन है। तो इजराइल और फिलिस्तीन में लगता है यहूदियों का प्रोवोकेशन है। और फिर जो कुछ यूरोप में हो रहा है, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन की बॉम्बिंग में, लगता है शायद वो यूरोपियंस का प्रोवोकेशन है। आपने बात सही कही, मगर ईमानदारी से स्वीकार करिए, पूरी दुनिया में लड़ने वाली दूसरी पार्टी चाहे जो हो, पहली पार्टी एक ही मानसिकता बनी हुई है। कितना बड़ा चैलेंज आपकी सरकार इसको मान रही है? क्योंकि हमेशा हर मंच से आप लोग यही कहते थे कि हमने आतंकवाद का सफाया किया, यहां ब्लास्ट वहां ब्लास्ट, अब नहीं होता है, लेकिन अब कितनी बड़ी ये चुनौती है, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इसको? नहीं अंजना जी, 2011 में भी जहां तक मुझे याद है हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ था, परंतु ये अपने आप में बहुत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उसका कारण क्या है? किसी भी घटना के दो पक्ष होते हैं, एक होता उसका जांच और सुरक्षा संबंधी पक्ष, और एक होता उसका सामाजिक और वैचारिक पक्ष। इसमें जो आधा दर्जन डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, अब मतलब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए, जो एक वैचारिक प्रपंच फैलाया जाता है कि गरीबी और अशिक्षा के कारण लोग भटक कर आतंकवाद की तरफ जाते हैं, अब वो बात पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। पढ़े लिखे लोग जिनको राज्य से पूरा सपोर्ट मिला, और अभी आपके चैनल पर दिखाया जा रहा था कि उन जिनके परिवार ने गरीबी में पढ़ाया और उन्हें बड़ी अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, और उनकी अपेक्षा थी कि परिवार के लिए कुछ करेंगे, उसकी बजाय वो इस जहरीली मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। तो अब बहुत साफ बात है, जब तक आप इस रोग के मूल इलाज के बारे में विचार नहीं करेंगे, इसका समाधान नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी के शरीर पे घाव हो जाए, तो घाव पर तो मरहम पट्टी की जाएगी, जैसे यह घटना है, और उसका इलाज किया जाएगा, जो भी उसके अंदर ऑपरेशन होना है। मगर जो इन्फेक्शन अंदर है, उसके लिए एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। मगर आज अफसोस की बात यह है कि भारत में एक ऐसा विचार बना हुआ है कि नहीं साहब, इन्फेक्शन के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, इन्फेक्शन के बारे में एंटीबायोटिक नहीं देनी है। जहां जहां घाव निकलना है, वहां वहां पे हमें इस बात की चर्चा करनी है, घाव यहां क्यों फूटाया, वो घाव वहां क्यों फूटाया। तो अब यह बात बहुत गंभीर है कि जितनी पढ़ाई लिखाई, लोग कहते हैं ना विकास की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, देखिए अब बहुत साफ हो गया है, जितनी पढ़ाई लिखाई और कमाई जरूरी है, उतना ही खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। अगर आप खतरनाक वायरस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कमाई कुछ काम आने वाली नहीं है। देश के सामने मैं ये मानता हूं अंजना जी, जो सुरक्षा एजेंसियां कार्य करेंगी वो तो अपना करेंगी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको ऐसा प्रतिकार मिलेगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, और ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इससे पहले भी हमने करके भी दिखाया है। तो ऐसा नहीं है हम एकमात्र ये, जैसे आपने कहा 13-14 साल से भारत के अंदर दिल्ली में कोई घटना नहीं हुई, तो पिछले 11 साल भारत के इतिहास के इकलौते 11 साल हैं जब ना हमने किसी इंतहा पसंद तंजीम जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वगैरह से बात की है, ना कभी पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की है। तो हमने करके दिखाया, उसके आधार पर करेंगे। मगर जो मानसिकता है, यानी अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, वो उद्दंडता कर रहा है, तो आप उद्दंडता उसकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ड्रग एडिक्ट हो गया तो आप कह रहे हैं उसकी ड्रग मत रोको, ड्रग तो उसे और देने दो। ये करो कि वो जहां जहां गड़बड़ कर रहा है वहां पे जाके केस बाय केस उसको सॉल्व करो। तो जब तक हम इस समग्रता से विचार नहीं करेंगे, मैं आपके इस पे चैनल में विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, मुझे याद आता शायद विक्रम सिंह जी उस बात की तस्दीक करेंगे कि एक आतंकवाद के आरोपी अपराधी को मारने के लिए, उसका पुलिस इनकाउंटर में होने के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था विक्रम सिंह जी के ऊपर, और दूसरे प्रजलाल जी थे जो एडीजी थे, हमारी इस समय पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। आप सोचिए जब यह मानसिकता रहेगी कि आतंकवादियों का तुष्टीकरण सीमा तक जाके करना है, कि कार्रवाई करने वाले अधिकारी की जांच नहीं, उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, तो फिर उनका मनोबल तो ऊंचा होगा, गहरी और व्यापक है। डॉक्टर अजय, मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर तो आप बात करें ही, लेकिन आप एक आईपीएस भी रह चुके हैं, तो पुलिस वाले एंगल से भी जरूर आज चर्चा कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे ये आगे बढ़ सकता है। अजय जी, आपको प्राइमा फसाई क्या दिख रहा है, कैसे भारत को डील करना चाहिए इससे? क्योंकि ये एक रियल चैलेंज बनकर दिख रहा है। अगर मतलब इस तरह के हॉटबेड्स बने हुए हैं पुलवामा में से लेकर फरीदाबाद। देखिए अंजना जी, दो इश्यूज हैं, एक तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और एक सिक्योरिटी रिलेटेड है।
पॉलिटिकल इश्यूज हम क्या उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री जी को, और मैं सुधांशु जी को खुल के बोल रहा हूँ कि वो भूटान नहीं चाहते। पॉलिटिकल इसलिए है कि जितने भी आप उसके सफाई की एक्सक्यूज बताएंगे वो सफिशिएंट नहीं है, वो ठीक नहीं लगेगा किसी को भी। बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद मनमोहन जी का कोई कार्यक्रम तो उन्होंने कैंसिल किया और हॉस्पिटल गए थे। हमारी ये उम्मीद थी कि सरकार की प्रधानमंत्री ये करेंगे। ये सबसे पहले हमारे एक शिकायत ये है। दूसरा पॉलिटिकल की सुधांशु जी ने कहा कि वायरस है, एकदम मानते हैं कि जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वायरस की बात है, लेकिन पलता कहां पर है जब हम जो है देश का माहौल खराब होता है। आप बर्मा देख लो, इराक देख लो, शिया सुन्नी, पाकिस्तान देख लो, बलोच और नॉर्मल पीपल, बर्मा में देख लो कि कम्युनिटी जो कम्युनल है। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि माहौल जो है, हम क्लियरली कहते हैं कि यहाँ पर जनरल साहब भी हैं, जैसे कश्मीर में क्या हुआ, रेडिकलाइजेशन कम हो गया है। कम किस लिए हुआ? क्योंकि वहां पर आपने जो है स्टेप्स लिए। देश भर में जो है अगर आप रेडिकलाइजेशन के अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो देश को आप खतरे में डाल कि सरकार को पहले तो, और हमारे डीजीपी साहब विक्रम सिंह सर हमारे सीनियर भी हैं, आई रेस्पेक्ट बोथ दी ऑल थ्री ऑफ द पैनलिस्ट हियर, सो जनरल साहब और इवन सुधांशु जी, मेरा इतना ही कहना है कि पहले तो अपना टोन डाउन करना चाहिए रेडिकलाइजेशन, बिकॉज दे आर गेटिंग रेडिकलाइज्ड, वो खतरनाक है। बट हम क्या कर रहे हैं उस माहौल को बिगाड़ने के लिए, उसको बहुत पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है देश के, आप जीत गए, आप पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगेन आई एम सेइंग कि कहां चूक हुई, पदाधिकारी का कोई जवाब दे नहीं। देखिए, रेडिकलाइजेशन की जो आपने बात कही, यानी एक कट्टरपंथी जहनियत को पैदा करने की जो आपने बात कही है, इसका दो धर्मों से कोई लेना नहीं है अजय कुमार जी। हमारी सरकार आने से पहले आईएसआईएस के झंडे उस इलाके में फहराए जाते थे जहां 100% लगभग एक ही कम्युनिटी है, और पाकिस्तान के झंडे वहां फहराए जाते थे। हजरत बल की मस्जिद पर अगर कब्जा किया गया था, हजरत बल का दो समुदायों से कोई लेना देना नहीं है, वो मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद। और आपने स्वयं बोला, अच्छी बात है कि जैसे बर्मा में हो रहा है, अब बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई है, तो भारत में मान लीजिए आपके अनुसार हिंदुओं का प्रोवोकेशन है, तो ये बताइए श्रीलंका में कोलंबो में ईस्टर संडे के दिन चर्चों में धमाके हो जाते हैं, तो वहां लगता है ईसाइयों का प्रोवोकेशन है। और चाइना में सिकियांग प्रोविंस में लगता है कम्युनिस्टों का प्रोवोकेशन है, तो चेचेरिया में लगता है रूसियों का प्रोवोकेशन है, तो इजराइल और फिलिस्तीन में लगता है यहूदियों का प्रोवोकेशन है, और फिर जो कुछ यूरोप में हो रहा है, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन की बॉम्बे में, लगता है शायद वो यूरोपियंस का प्रोवोकेशन है। आपने बात सही कही, मगर ईमानदारी से स्वीकार करिए, पूरी दुनिया में लड़ने वाली दूसरी पार्टी चाहे जो हो, पहली पार्टी एक ही मानसिकता बनी हुई है। यह एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। इसको किसी देश, किसी प्रांत की राजनीतिक चश्मे से जब तक हम देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इसका ईमानदारी से इलाज नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम समाज का वर्ड मैंने नाम नहीं यूज किया था, आपने मुस्लिम रेडिकलाइजेशन वर्ड यूज किया, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम समाज के अंदर इस प्रकार के तत्व आए हैं, तो हमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मुस्लिम समाज के अंदर से उस बात का समाधान निकले, ना कि उन तत्वों को बढ़ावा देना। जैसे डायबिटीज है किसी को, और आप कह रहे हैं बेटा तू मिठाई खाता रहे, अरे और सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। तो इस विचार से बदलना पड़ेगा, उनको कड़वी दवा खिलानी पड़ेगी, ना कि मीठी दवा खिला के डायबिटीज बढ़ाना। नहीं अंजना जी, छोटा सा रिस्पॉन्स अजय जी। हाँ अंजना जी, सुधांशु भाई, टेररिज्म फलता है जहां पर रेडिकलाइजेशन जहर फैलाते हैं कोई भी बेनिफिट के लिए। आप इराक देख लीजिए, वो तो दोनों मुस्लिम है, शिया सुन्नी। आप यमन देख लो, दोनों मुस्लिम है। तो ये लॉजिक, इंटरनेशनल टेररिज्म, इस्लामिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स जरूर है, लेकिन हमारा इतना ही कहना कि इंफॉर्मेशन, हमारा विक्रम सिंह सर बताएंगे इंफॉर्मेशन कहां से आएगा। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीटीसी को कर दो प्लीज, एनसीटीसी कीजिए और पुलवामा का देवेंद्र सिंह को खोज निकाल के एक्सपोज कीजिए कि क्या मामला है। विक्रम जी आपको क्या दिख रहा है? और वो उन्होंने आपसे कहा कि जानकारी कहां से आएगी, उनका दरअसल कहना है कि आपको उन्हीं में से ऐसे लोग इकट्ठा करना पड़ेंगे जो आपको बताएं कि भाई यहां पर ये हो रहा है या वहां पर वो हो रहा है। मौलिक बात अंजना जी की इंफॉर्मेशन उन्हीं की कम्युनिटी से ही आ सकती है और आनी चाहिए और आती रही है। सिख टेररिज्म जब हुआ था तब भी यही था, आज जब हम इसको तरह के रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं तब भी वहीं से आएगा। लेकिन हमको हर आदमी का योगदान इस तरफ होना चाहिए, हमें महिमा मंडित नहीं, उसामा जी, हाफिज जी और इस तरीके के आदर सूचक शब्द, जाकिर नायक अमन के फरिश्ते हैं, ऐसी बातों से हमें परहेज करना चाहिए। हमें दिखा देना चाहिए हम किस तरफ खड़े हैं। आप हम आपके हैं, लेकिन रेडिकलाइजेशन अगर आपने किया तो मान लीजिए रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। टेरर को लेकर जो नीति थी और जो नीति ये लेकर आए हैं, क्या उसमें वाकई फर्क है? उन्होंने आपका एग्जाम्पल दिया, जमीन आसमान का फर्क है अंजना जी। आपके साथ मैं रिटायर्ड डीजीपी ब्रिजलाल सर्विंग डीजीपी, और एक चरमपंथी कोर्ट से जेल जा रहा था, लू खा के मर गया। अब लू खा के मर गया, अपने कर्मों से मर गया, लेकिन वहां पर मुकदमा लिखाया हत्या का। ब्रिजलाल एक सर्विंग डीजीपी,
एक रिटायर्ड डीजीपी और एसटीएफ के 40 कमांडोज के कि इन्होंने अपने कार्यकाल में इन चरमपंथियों की इतनी पिटाई की। थर्ड डिग्री जी आपको सुपरविजन के लिए बुक किया गया या आप वहां पर थे? नहीं, मैं वहां पे था। उनका कि इन्होंने इतना मारा चरमपंथी को, अरे भाई मारा था तो तब मर जाता, अब मारा 4 साल बाद, अब उसका मेरे मत्थे पे आप डाल रहे हैं, ब्रिजलाल के मत्थे पे आप डाल रहे हैं कि आपकी मार कूट की, अब इतना हल्का तो ना समझें कि मतलब मरेगा 5 साल बाद। लेकिन उन्होंने न सिर्फ हत्या का मुकदमा लिखा बल्कि हाईकोर्ट जाकर के उनके मुकदमे वापस लेने का भी कुंसित प्रयास किया। हाईकोर्ट ने जब डांट लगाई कि आप लोग इनको पद्म विभूषण के लिए आगे इनका नाम भेजें क्योंकि आपने सिर्फ इनके मुकदमे, ये दोषी थे नहीं थे, इसका निर्णय कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे। और बाद में सबको